Children, class 12th syllabus which is reduced further. हम लोग अपने सिलेबस में मार्क कर लेते हैं कि कितना सिलेबस हमारा अब हमें नहीं कवर करना है बोर्ड के लिए। तो आप सब अपने साथ अपने सिलेबस को, जो बुक में भी बिल्कुल फर्स्ट 2-3 पेजेस में प्रिंट होता है, तो बुक में जो सिलेबस है, जो बोर्ड का सिलेबस जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसको साथ में लेकर बैठो और मार्क करो कि कौन सा पार्ट हमको अब नहीं पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं 70 मार्क्स के थ्योरी पोर्शन में से, और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो जैसा था वैसा ही है। यहाँ पर ये भी देखो तुम पूरा, और अपने सिलेबस में तुम ये मैच करते हुए यहाँ तक चले आओ। इस जगह पर आकर बेटा, ये जो एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, उसमें केवल एक चीज़ है जो अब हमारे सिलेबस में बोर्ड के नहीं है, और वो है थिन होलो स्फेरिकल शेल पर गॉस लॉ का एप्लीकेशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करना। अब हमको सिर्फ इनफाइनाइट लाइन चार्ज और यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन थिन शीट पर गॉस लॉ अप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का पूरा टॉपिक एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं है, जैसा पहले था। कैपेसिटेंस पूरा टॉपिक एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब पहले की तरह ही है। आपको पहले की तरह ही पोटेंशियोमीटर, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन टाइम t व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, ओम्स लॉ, ये सब पढ़ना है। केवल जो क्लास 10th में भी पढ़ा था हमने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल, स्पेशल केस ऑफ n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स सीरीज एंड पैरेलल। तो ये पार्ट बहुत इजी था, ये पार्ट हम 10th से पढ़कर आ रहे थे, तो ये पार्ट अब हमसे नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा जो EMF ऑफ द बैटरी था, किरचॉफ लॉ, वो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। तो सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस पार्ट को, जो कि सेकंड पेज पर आपके पास आता है, थर्ड पेज पर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन टाइम t में यहाँ लास्ट पे लिखा है, आप इसको मार्क कर लो कि ये अब आपके सिलेबस में नहीं है। इसे आप हाईलाइट करते जाओ, और पिछला वाला भी हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग एक बार फिर से। गॉस लॉ के एप्लीकेशन में, गॉस थ्योरम जिस पैराग्राफ में है, उसमें एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज और इनफाइनाइट प्लेन शीट है। स्फेरिकल होलो स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना अब सिलेबस में नहीं है। इसके बाद मैग्नेटिज्म आ जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिज्म एज इट इज़ है, जैसा अभी है। करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसकी सेंसिटिविटी, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर वोल्टमीटर, ये सब है। यहाँ पर आओ आप, करंट लूप मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करता है, और उसका एक्सिस पर और उसके परपेंडिकुलर टू द एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, डायपोल के एक्सिस पर जो फील्ड है और बार मैग्नेट की एक्सिस पर जो फील्ड है, उसका कंपैरिजन, ये सब बिल्कुल वैसे ही है।
अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का ये पार्ट मार्क कर लो कि ये सिलेबस में नहीं है। इसके बाद एम्पियर्स बायो-सेवर्ट्स लॉ, देन एम्पियर्स लॉ, ये सब है सिलेबस में। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज भी सिलेबस में है। यहाँ पर आप जब आओगे तो साइक्लोट्रॉन सिलेबस में नहीं है। लॉरेंट्ज़ फोर्स में साइक्लोट्रॉन, ये फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पैराग्राफ में साइक्लोट्रॉन गिवन है, इसको मार्क कर लो। इसके बाद डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप आपके सिलेबस में है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर वोल्ट मीटर एज इट इज सिलेबस में है। इसके बाद देखो मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल बी और एफ इज की क्यू इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी और मैग्नेटिक फ्लक्स का इंफॉर्मेशन, ये सब आपका जैसे था वैसे ही है। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ पर भी अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म ओवर अ लिमिटेड एरिया। Component of Earth's magnetic field, definition of horizontal component, angle of deviation and properties of diamagnetic and paramagnetic and ferromagnetic substance, magnetization, susceptibility, ये सब अब सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको हाईलाइट करके क्रॉस कर लीजिए। ये सब अब सिलेबस में नहीं है। अर्थ्स मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक्स एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये सब अब सिलेबस में नहीं है, तो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का ये पार्ट क्रॉस कर लीजिए पूरा यहाँ तक। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाता है, उसमें यहाँ कोई चेंज नहीं है इस पार्ट में। Sinusoidal variation of V and I, mutual coefficient of mutual induction, coefficient of self induction, variation of voltage and current in AC circuits, when resistance is there, capacitance is there, inductance is there, LCR circuit, phasor diagram method, ये सब सिलेबस में जैसे था वैसे ही है। Power dissipated in LCR circuit, resonance frequency, simple AC generator, इसकी प्रिंसिपल, वर्किंग, यूज़, ये सब AC और DC का डिफरेंस वो जैसे था वैसे ही है। इसके बाद आप आ जाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिस्प्लेसमेंट करंट अब सिलेबस में नहीं है, बाकी ये पार्ट सिलेबस में जैसे था वैसे ही है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट सिर्फ सिलेबस में नहीं है, तो ये पार्ट हाईलाइटेड है, लेकिन असल में ये सब सिलेबस में है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट सिलेबस में नहीं है। इसके बाद आप ऑप्टिक्स टॉपिक में आ जाइए। ऑप्टिक्स टॉपिक में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स नहीं है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन सरफेस नहीं है, तो ये पूरा पार्ट आप अपने सिलेबस से मार्क कर लीजिए कि क्रॉस है, नहीं पढ़ना है। फिर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म जैसे था वैसे ही है, मिनिमम डेविएशन, केवल ये जो रेले थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, बस इतना पार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन रेनबो, डिस्पर्जन, ये सब सिलेबस में है। तो आप इधर प्रिज्म वाले सेक्शन में आकर इन लास्ट की 6 लाइंस को मार्क करके क्रॉस कर लीजिए।
इसके बाद आप आ जाइए रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस। ये जैसे सिलेबस में पहले था वैसे ही है। डेरिवेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रो, ये सब कुछ है जैसे था। केवल रिजॉल्विंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप अब सिलेबस में नहीं है। तो आप रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्फेरिकल सरफेस, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वाले सेक्शन में आ जाओ और वहाँ पे केवल रिजॉल्विंग पावर को मार्क करके क्रॉस कर लो। अब आप वेव ऑप्टिक्स पर आ जाइए। जो पहला वेव फ्रंट और हाइगन्स प्रिंसिपल है वो जैसे पहले था अभी भी है। इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो सब पहले की तरह ही है। तो वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन सिलेबस में नहीं है। पूरा टॉपिक पोलराइजेशन का हाईलाइट करके मार्क कर लो कि इस साल आपको ये नहीं पढ़ना है। इंटरफेरेंस, हाइगन्स प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन जैसे था वैसे ही है। केवल पोलराइजेशन अब नहीं है सिलेबस में। और फिर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में आ जाओ मॉडर्न फिज़िक्स में। ऑप्टिक्स से हम मॉडर्न फिज़िक्स में आ गए। तो यहाँ पर इस पार्ट में आकर शुरू में बस डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट और एक्सरेज, ये दो टॉपिक नहीं है सिलेबस में। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स हाइपोथेसिस जैसे थी वैसे ही है। डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस जैसे थी वैसे ही है। केवल डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन, ये पार्ट अब सिलेबस में नहीं है। बाकी पूरा सिलेबस में जैसे था वैसे ही है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन वगैरह सब। इसके बाद एक्सरे वाला पूरा टॉपिक हटा दिया गया है, तो ये आप हाईलाइटेड करके मार्क कर लो। अब आप एटॉमिक फिज़िक्स में आ जाओ। यहाँ पर जो रदरफोर्ड मॉडल था वो पहले की तरह अभी भी है। ये पूरा टॉपिक जैसे था वैसे ही है। एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वो सब पहले की तरह ही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ दी बोहर्स ऑर्बिट, ये सब जैसे था वैसे ही है। न्यूक्लियर फिज़िक्स में रेडियो एक्टिविटी अब इधर इस साल नहीं है। इसको आप न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी को हाईलाइट करके क्रॉस कर लीजिए। तो एटॉमिक फ़िज़िक्स के बाद जब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में रेडियो एक्टिविटी आता है तो वहाँ पर फिर से मार्क कर लीजिए कि रेडियो एक्टिविटी अब टॉपिक में नहीं है। तो रेडियो एक्टिविटी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी पर आ जाओ। न्यूक्लियर रिएक्शन सिलेबस में है। न्यूक्लियर रिएक्शन सिलेबस में जैसे पहले थे वैसे ही हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह वो जैसे सिलेबस में पहले था वैसे ही है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर में आ गए हम लोग। सेमीकंडक्टर में बैंड थ्योरी जैसे थी वैसे ही है। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, डायोड जैसे था वैसे ही है। डायोड में आपके पास स्पेशल डायोड्स जो आपको पढ़ने रहते थे वो एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल और जेनर डायोड थे। सोलर सेल तक है, जेनर डायोड सिलेबस से हटाया गया है, तो इसे मार्क कर लो। और जंक्शन ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट्स ये अब सिलेबस में नहीं है। तो डिटेल में आएंगे तो एनर्जी बैंड वगैरह पूरा है सिलेबस में। डायोड सिलेबस में है। जेनर डायोड केवल सिलेबस में डायोड के भी नहीं है।
और जंक्शन ट्रांजिस्टर पूरा हटा दिया गया है। और पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम हटा दिया गया है। तो ये आपके नए चेंजेस हैं। प्रैक्टिकल वर्क में कोई चेंज नहीं है। तो प्रैक्टिकल वर्क में जैसे आपको ऑब्जर्वेशंस लेना एक्सपेक्ट किया जाता था, ग्राफ बनाना आना चाहिए, वो सब एज इट इज़ अभी है। फर्दर अगर कोई चेंज होता है तो हम फिर से डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल कॉपी जैसे बननी है वो अभी आपको बनानी है। ये आपके प्रैक्टिकल्स पर हम लोग प्रैक्टिकल पीरियड्स में जो अपलोडेड मेरे वीडियोस हैं आपके लिए, उसमें सीधे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। प्रोजेक्ट फाइल, प्रैक्टिकल फाइल सब एज इट इज़ है। आपके पास प्रोजेक्ट के लिए थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट या वर्किंग मॉडल, आपके पास ये चॉइस है। नए डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी भी 14 मार्क्स का है। मैग्नेटिज्म अभी भी 16 मार्क्स का है। ऑप्टिक्स का जो शेयर है वो 20 मार्क्स हो गया है अब। और जो मॉडर्न फिज़िक्स है उसका शेयर 12 से 13 मार्क्स हो गया है। और सेमीकंडक्टर अब 8 से 7 मार्क्स में रिड्यूस कर दिया गया है। कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल नहीं है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन 70 मार्क्स के थ्योरी का हो गया।